राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। हर दल अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में करीब 2.5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है 2024 का पहला ओपिनियन पोल। पिछले 2 दिन से हम दर्शकों को देश का मूड बता रहे हैं। अब तक 10 राज्यों का सर्वे हम दिखा चुके हैं। आज हम देश की फाइनल तस्वीर दिखाने वाले हैं। साल भर से चल रहे सी वोटर के इस ट्रैकर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की राय शामिल है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पिछले 2 दिन से आप एबीपी न्यूज पर 2024 लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल देख रहे हैं। अब तक हमने आपको 10 राज्यों की पूरी तस्वीर दिखाई है। कहां एनडीए भारी है, कहां इंडिया गठबंधन की मजबूती नजर आ रही है, हर आंकड़ा आपको दिखाया है। और आज बारी फाइनल पिक्चर की। आज आपको पता चल जाएगा एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा क्या, या फिर इंडिया गठबंधन इसमें बड़ी दीवार बन जाएगा। इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास रहने वाला है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सियासी हालात इस बार बदले हुए हैं। जो क्षेत्रीय दल अब तक अलग अलग उम्मीदवार उतारकर बीजेपी का मुकाबला करते आए हैं, अब वो एक मंच पर खड़े होने की तैयारी में हैं। और ऐसे में ये समझना सबसे जरूरी हो जाता है कि इस रणनीति से चुनावी तस्वीर में कितना बदलाव आने वाला है। और यही वजह आज हम जोन वाइज डेटा आपको दिखाने जा रहे हैं। देख रहे हैं ना, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, यानी पूर्वी भारत की भी बात होगी, पश्चिमी भारत की भी बात होगी, उत्तर भारत, दक्षिण भारत की भी सियासी पिक्चर आपके सामने होगी और आंकड़ों के जरिए हर विश्लेषण किया जाएगा। इन 4 रीजन के आंकड़े स्क्रीन पर इसी तरीके से आपके सामने आएंगे। मेरी दाईं तरफ उत्तर भारत, पूर्वी भारत के राज्यों के नंबर आएंगे, मेरी बाईं ओर आप दक्षिण और पश्चिम भारत के नंबर देख पाएंगे। और ये जो नंबर हैं वो जैसे जैसे आते जाएंगे, बारी बारी ये जुड़ते जाएंगे, जो आपको स्क्रीन पर टॉप टैली में नजर आएंगे। जहां फिलहाल राज्यवार आप देख रहे हैं नंबर। अभी आप टॉप टैली में उन 10 राज्यों के नंबर देख रहे हैं जिनके नंबर कल और परसों, मतलब बीते 2 दिन हमने आपको दिखाए हैं। और जब रीजन के नंबर स्क्रीन पर आने लगेंगे, तब कल और परसों वाले ये जो आंकड़े फिलहाल ऊपर चल रहे हैं, ये नीचे लोअर बैंड में आपको दिखेंगे। मतलब वो जो स्टेट वाइज ब्रेकअप है वो भी आप देख पाएंगे नीचे लोअर बैंड में, और ऊपर ये रीजन वाइज जो नंबर है वो जुड़ता चला जाएगा टॉप बैंड में। ऊपर सिर्फ देश की फाइनल तस्वीर वाले नंबर आने लगेंगे। और इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ हमारे 2 और सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। इलेक्शन सेंटर में विवेक है, डेटा सेंटर में अखिलेश है, और साथ ही मेहमानों का बड़ा पैनल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेगा। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं ओपिनियन पोल की फाइनल पिक्चर का आज का सिलसिला। देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से 2024 के चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस सियासी माहौल में एबीपी न्यूज दिखा रहा है 2024 चुनाव का ओपिनियन पोल। अब तक 10 राज्यों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इन 10 राज्यों में बीजेपी को काफी बढ़त दिख रही है। अभी पूरे देश का नंबर आना बाकी है, लेकिन दावों का दौर शुरू हो चुका है। रिजल्ट इससे भी बेहतर रहेगा। हम लोगों का आकलन है कि इस बार हम 400 सीटों से पार जाएंगे। बीजेपी की सीट 350 के पार होगी और हम एनडीए मिल करके 400 के पार होंगे। दावा कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के नेताओं का भी है। 2024 में मोदी को सत्ता में नहीं आने देंगे। हमारे सर्वे तो कुछ और कह रहे हैं। 75 सीटें आ रही हैं गठबंधन की, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएगा इंडिया गठबंधन। साउथ के अंदर तो बीजेपी को अगर 5% सीटें भी मिल जाएं तो बहुत है। यूपी से लेकर बिहार तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ओपिनियन पोल के आंकड़ों को लेकर सियासी हलचल तेज है। अब आज बारी है फाइनल पिक्चर की। बड़ा सवाल, मोदी 400 पार या फिर खड़ी हो जाएगी इंडिया की दीवार।
शुरू होने वाला है सिलसिला आंकड़ों का। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इस बार जो आज हम आपको आंकड़े दिखाने वाले हैं, फाइनल पिक्चर, जो पूरी तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं 543 सीटों की, वो रीजन वाइज होगी। और ऐसे में वो सबसे पहला रीजन जिसका नंबर आपके सामने रखा जाएगा, वो रीजन कौन सा है, उस रीजन में कौन कौन से राज्य आते हैं, उस रीजन की खासियत क्या है, इस तरीके की तमाम जानकारियों के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अपने इलेक्शन सेंटर विवेक के पास। तो सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण भारत रीजन की। दक्षिण भारत रीजन में 132 लोकसभा की सीटें। इस रीजन में कौन कौन से राज्य आते हैं, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश जिसमें 25 सीटें, कर्नाटक जिसमें 28 सीटें, केरल में 20 सीटें, पौंडीचेरी में 1, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, अंडमान और निकोबार में 1 और लक्षद्वीप में 1 सीट है। इसके अलावा अब सवाल यह पैदा होता है कि जो ओपिनियन पोल है उसके अनुसार अगर वोट कराए जाएं तो कौन पसंद होगा वोटर्स की, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? जब यह सवाल हमने पूछा कि अगर डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप, तो जवाब कैसा आया सी वोटर के सर्वे में, यह हम आपको बता रहे हैं। जो कर्नाटक है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 35% लोगों ने पसंद किया और राहुल गांधी को 26%। तेलंगाना में 50% लोगों ने और 40% राहुल गांधी को। आंध्र प्रदेश में 56% लोगों ने नरेंद्र मोदी को पसंद किया, जबकि राहुल गांधी 34% लोगों की पसंद है। केरल में 33% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद किया। सवाल यह था कि अगर डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगे, और राहुल गांधी को 58% लोगों ने पसंद किया। तमिलनाडु में 31% और राहुल को 53% लोगों ने पसंद किया। तो आप अगर देखेंगे साउथ में केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी लोगों की पसंद राहुल गांधी बने हुए। तो यह वो आंकड़ा था जिसमें हमने आपको बताया कि अगर डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगे। अब डेटा सेंटर आपको लिए चलेंगे अखिलेश आनंद के पास, वो आपको डेटा बताएंगे। जी बिल्कुल, ये आंकड़े भी समझते हैं। और दक्षिण भारत की बात की जाए तो आप जरा गौर फरमाइए। पहले वोट प्रतिशत के लिहाज से देख लेते हैं किसके खाते में कितना वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद सीटों की भी बात होगी। अब देखिए, आपके लिए पूरी व्यवस्था हमने की है। इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे बहुत ही सरल भाषा में कि किसके खाते में कितनी सीट जा रही है। आज की तारीख में अगर मतदान हो जाए इस रायशुमारी के मुताबिक जो स्थिति नजर आ रही है, ये पहला आंकड़ा आपके सामने आ गया है वोट प्रतिशत का। ये देखिए, एनडीए के खाते में 19% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आप देखिए इंडिया जो गठबंधन है उसके खाते में 40% वोट जाता हुआ दिख रहा है। अदर्स की बात की जाए तो 41%। ये दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं। कुल जो 132 वहां पर सीटें हैं उसका आंकड़ा, उसका पूरा गणित आपके सामने हमने रखा है। इसमें आप देखेंगे इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत आगे है एनडीए से, लेकिन जो अदर्स हैं वो इंडिया गठबंधन से आगे हैं। यानी 40% वोट अगर इंडिया गठबंधन के लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है तो 41% अन्य को मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 19%। अब जरा इसे हम सीटों में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ये आंकड़ा कहां पहुंचेगा वो आप देखिए जरा। बहुत दिलचस्प हो जाता है देखना प्रतिशत, वोट प्रतिशत को जब हम आंकड़ों में कन्वर्ट करते हैं वो स्थिति क्या होती है उस पर भी जरा गौर फरमाइए, क्योंकि दक्षिण भारत बहुत महत्वपूर्ण कई मायनों में होने जा रहा है। ये देखिए, अब आपके सामने वो सीटों का आंकड़ा है। एनडीए के खाते में आप देख रहे हैं 20 से 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 70 से 80, अदर्स के खाते में 25 से 35। यानी साफ तौर पर इंडिया गठबंधन यहां पर लीड लेती हुई नजर आ रही है 70 से 80 सीटों के साथ, जबकि एनडीए महज 20 से 30। तो 132 सीटों का जो ये पूरा गणित है उसमें दक्षिण भारत की बात की जाए, इन 132 सीटों की बात की जाए तो यहां पर साफ साफ इंडिया गठबंधन के पास माइलेज हम देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रीजन वाइज शुरुआत कर दी है हमने 2024 लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल दिखाने में। और ऐसे में दक्षिण भारत 132 कुल सीटें और 132 सीटों में से इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ 70 से 80 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। एनडीए जो है वो 20 से 30 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर इंडिया गठबंधन को
दक्षिण भारत साउथ जोन में जबरदस्त फायदा मिलता हुआ। आप देख रहे हैं हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। आपको जल्दी से परिचय करा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है। दानिश कुरैशी लीडर हैं एआईएमआईएम के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही 3 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल स्टूडियो में जो मेरे साथ मौजूद है, प्रदीप सिंह जी, दिबांग और आप देख रहे हैं विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। पहला रिएक्शन जफर भाई आपका, दक्षिण का किला इंडिया गठबंधन मजबूती से बचाए हुए है, बीजेपी दक्षिण में पैर नहीं पसार पा रही, क्यों? देखिए, मुझे आपने जो दिया है 20 से 30 सीटें, सिर्फ कर्नाटका ही उठा के देख लीजिए कितनी सीटें हैं और किस तरह से लोगों का रुझान रहा कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के लिए। बराबर से हिस्टोरिकली देख लीजिए, चाहे कोई भी सरकार रहे, लेकिन अगर लोकसभा के इलेक्शन हुआ तो उसमें कर्नाटक में बीजेपी को कैसे वोट मिले हैं और कितनी सीटें मिली वो देख लीजिए आंकड़ा। और उसी तरह से तेलंगाना में देख लीजिए, 1 सीटें मिली थी, 7% वोट था पिछले बार इलेक्शन में 2018 में। फिर जब इलेक्शन हुआ जनरल इलेक्शन, हमें 20% वोट मिले, 4 सीटें मिली हमको। इस बार फिर हमारा पूरा फोकस रहा है, अभी 27 सीटें हमारे पास है उसमें साउथ इंडिया में 27 सीटें हमारे पास है, 28 सीटें हैं और मुझे लगता है कि ये उससे बहुत आगे इस बार जाएंगी, इसलिए कि हमने जो पैर फैलाने की कोशिश की है तमिलनाडु में, हमने जो केरला में पैर फैलाया है, हमने जो अपना जो दबदबा बनाया है। जफर भाई अभी इस वक्त एनडीए गठबंधन आपके पास आज की तारीख में 31 सीटें हैं, वो 26 कर्नाटक वाली, 4 तेलंगाना वाली और 1 एआईएडीएमके आपके सहयोगी की, तो 31 का आंकड़ा है। मेरा सवाल है कि आपने कर्नाटक की बात की, आपने तेलंगाना की बात की, तो आज की तारीख में भी अगर 31 है तो सवाल तो फिर वैलिड हो जाता है ना कि वही 20 से 30 में ही आप लोग रह पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर पहले ही हार गए हैं आप लोग, तो सीट बढ़ेगी कैसे? देखिए, तमिलनाडु में इस बार हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तेलंगाना में 4 से बढ़ के हम लोग इस बार 9 सीटें, कम से कम बेयर मिनिमम 9 सीटें आएंगी हमको। पहले भी आपको बोला था मैंने, आप ही के शो में, कि देख लीजिएगा तेलंगाना में 9 सीटें, 17 में से 9-10 सीटें तो आनी ही है। और उसी तरह हम रिपीट करेंगे परफॉर्मेंस कर्नाटका में। जो जनरल इलेक्शन में होगा रिजल्ट वो बहुत डिफरेंट होगा जो स्टेट इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में है। और इस बार केरला में भी आपको जरूर आश्चर्य होगा, जिस तरह के रिजल्ट आएंगे वो आपको जरूर चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होंगे। तो पिछले बार के बदले इस बार हमारे नंबर आंकड़े जो है बहुत बेहतर होंगे और हम लोगों को सरप्राइज करेंगे साउथ इंडिया में भी, साउथ जोन में भी। ठीक है, भव्या नरसिम्हा मूर्ति भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। भव्या, आपका आकलन, इंडिया गठबंधन 70 से 80, सर्वे ये बता रहा है, बीजेपी या एनडीए 20 से 30 में सिमट कर रह जाएगा, सर्वे ये बता रहा है। लेकिन सैयद जफर इस्लाम का कहना यह है कि साहब सर्वे के आंकड़े बदलेंगे, एनडीए जो है वो बेहतर प्रदर्शन दक्षिण भारत में करेगा। भव्या, मुझे लगता है भव्या जी है, आपको पता है कि बीजेपी कौन से 3 स्टेट में अभी पावर में नहीं है। दक्षिण भारत में मोदी तो सभी असेंबली इलेक्शंस में इतने सारे कैंपेन किए हैं मोदी जी, फिर भी कर्नाटका में उसका जो रिजल्ट आया था वो हम सबको पता है। कर्नाटका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो अभी भारत में प्रसिद्ध है, हमारा जो 5 गारंटी का जो अनुष्ठान हुआ है, इतनी सफलता मिली है तेलंगाना में, उसका रिजल्ट तो साउथ इंडिया में पूरे सभी को पता है। तेलंगाना का हमारा जो जीत था वो कर्नाटका की मॉडल से जीत थी। और अभी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना तो हम कांग्रेस वाले बहुत ही स्ट्रांग है एंड वी आर वेरी श्योर। आवाज थोड़ा बेहतर कराते भव्या, दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ पा रही है, आउटपुट भी आपका साफ नहीं आ पा रहा है, दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। तब तक मैं दानिश कुरैशी का रुख कर लेती हूँ, एआईएमआईएम के नेता है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ये आंकड़ा एनडीए और इंडिया गठबंधन, और इसमें दक्षिण रीजन में इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ, आपका रिएक्शन इस आंकड़े पर? देखिए, मुझे लगता है कि आंकड़ों की जो मायाजाल है वो सबसे सुपीरियर तो आम आवाम जो फैसला करेगी उसी पे जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन के नाम पर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वीक है और बाकी तमाम लोगों को जिनको साथ लेने की जरूरत है, आप अपने ईगो के चलते जिस तरीके से नुकसान उठा रहे हैं उसी के नतीजे हैं कि 2014
में तो आप गए, लेकिन 2019 में भी जो हालात बने वो इसीलिए बने कि आपने अपने ईगो को ज्यादा प्राथमिकता दी बजाय अपने काम को। मैं आपको बताऊं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछले साल कहा था कि आप अगर मुकाबला करने जाएंगे, अगर आप मोदी वर्सेस करने जा रहे हैं तो 100% आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको पूरे 550 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे तमाम सीटों पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेकर जाना पड़ेगा मुद्दों को। दिक्कत यह है कि हर व्यक्ति जो जहां गठबंधन की जो बात है, जो जहां काम कर, जी सुनिए तो, आपने क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया, आप यहां पर बताने लगे कि आपकी पार्टी के बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब क्या कहते हैं, लेकिन जो वो कहते हैं दक्षिण भारत से तो उलट तस्वीर निकल कर आ रही है ना। ये साउथ रीजन जो है, यहां तो तेलंगाना में ही देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है मोदी और राहुल में, उसमें देश भर में पंजाब ही होगा शायद जहां पर इतना कम फासला होगा, मोदी जी आगे होंगे राहुल गांधी के मुकाबले, और दूसरे नंबर पर तेलंगाना हो जाता है। इसके अलावा यहां दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु, ये 2 राज्य तो ऐसे हैं जहां राहुल गांधी आगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले। तो यहां तो अगर मामला आर पार का बनता है और चेहरों की लड़ाई होती है तो फिर तो इंडिया गठबंधन को फायदा मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं, फायदा नहीं मिलेगा, क्यों? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप अगर फेस बनाने के लिए जाएंगे, अगर साउथ में आप फेस बनाने जाएंगे तो आपको सेंट्रल में भी फेस बनाने जाना पड़ेगा, आपको नॉर्थ ईस्ट में भी जाना पड़ेगा, तमाम जगहों पे जाना पड़ेगा। तो जहां आप चेंज करेंगे ना, मैं यही कह रहा हूं कि आप तमाम लोगों को, पूरे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं कैंडिडेट, वो तमाम यूनाइट होकर बिना चेहरे के अगर लड़ाई की जाएगी तभी भी भारतीय जनता पार्टी की और उनकी पॉलिसी का मुकाबला करना चाहिए। ये बैरिस्टर साहब ने कहा था, इसी बात की मैं तायीद भी करता हूं। और अगर इसमें कहीं 10 सेकंड और मुझे ये लगता है कि क्या आप मुझे ये बताइए कि अगर वर्सेस की बात की जाए तो क्या परिस्थितियां अनुकूल हैं? नहीं। अगर साउथ गुजरात की, क्या अकेले साउथ गुजरात से आप केंद्र में सत्ता बना लेंगे? अगर बना सकते हैं तो बताइए किन आधारों पे बनाएंगे? साउथ इंडिया, साउथ गुजरात आप शायद गलती से बोल रहे हैं। मुझे लगता है जरा ग्राउंड पर हम लेकर चलते हैं दर्शकों को। आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, दक्षिण का ये द्वार, और फिलहाल सी वोटर का आंकड़ा ये बता रहा है कि दक्षिण का ये द्वार, और इसमें बीजेपी को, एनडीए को उस रूप में एंट्री और स्वागत नहीं मिल पा रहा जिस रूप में शायद उम्मीद पार्टी की तरफ से की जा रही होगी, क्योंकि 20 से 30 कमोबेश भाई 2019 वाली स्थिति। हाँ, इंडिया गठबंधन को फायदा जरूर मिल रहा है उसके मुकाबले। ज़ाहिर तौर पे अगर हम बात करें 2019 के आंकड़ों की और अभी की स्थिति की, अभी के जो हमारे सर्वे के डेटा हैं वो साफ तौर पे अंतर बताते हैं। 2019 में कर्नाटक एक ऐसा राज्य था जहां पर एनडीए को बीजेपी प्लस अलायंस पार्टनर, एक सुमलता वहाँ इंडिपेंडेंट एमपी थी, उन्होंने सपोर्ट किया था। 26 सीट, 28 में से 26 सीट कर्नाटक में बीजेपी अलायंस ने जीता था। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस और उनके अलायंस पार्टनर ने अच्छा प्रदर्शन किया था। दक्षिण भारत में तेलंगाना में कांग्रेस को उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली थी, मात्र 3 सीट थी। लेकिन इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। चंद महीनों पहले इसी महीने उन्होंने सरकार बनाई है और उनको उम्मीद है कि पिछले आंकड़े जो 3 है उसको आगे लेकर जाएंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप बड़े कीनली वॉच करते रहे हैं आसिफ भाई पूरे साउथ के पॉलिटिक्स को। क्या लगता है क्या होगा इस बार, तेलंगाना या दक्षिण भारत, एनडीए या कांग्रेस? देखिए, इंडिया की लड़ाई बीजेपी आरएसएस की जो नफ़रत की विचारधारा है उसके ख़िलाफ़ रहेगी। देखिए, आज मुल्क में बिफोर इंडिपेंडेंस भी इतना सताया नहीं गया था मुसलमानों को जो आज सताया जा रहा है। खाने पे पाबंदी, इबादतगाह पे पाबंदी, हिजाब पर पाबंदी, हर चीज़ के ऊपर एक मुल्क को विभाजन की तरफ लिया जा रहा है। तो आज हिंदुस्तान, इंडिया में बोल रहा हूँ, उसमें मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, सब मिलकर बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट करेंगे इस बार। ठीक है। और ये बार बदलाव होगा बराबर, क्यों? तो बदलाव नहीं होगा तो बहुत सारा मुल्क का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान हम आगे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये मुस्लिम विरोधी वाला मामला बीजेपी के साथ जो चस्पा किया जा रहा है, जिस बात का जिक्र यहाँ पर एक शख्स जो हमारे रिपोर्टर के साथ मौजूद थे, नुकसान पहुंचा सकता है बीजेपी को दक्षिण में? सैयद जफर इस्लाम, देखिए, मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि ओवैसी जैसी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी या इस तरह की पार्टी जो मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं और उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, अब उससे निजात, ऐसी सोच से लोग निजात पाना चाहते हैं। अब मुस्लिम भी समझता है कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े नहीं रहना है, ट्रेन में चढ़ना है, और ट्रेन में चढ़ने के लिए सरकार के साथ खड़े होना है, और हमें ट्रेन में चढ़ेंगे तो ही मंजिल तक पहुंचेंगे, नहीं तो प्लेटफॉर्म पे ही खड़े खड़े देखते रहेंगे टाटा बाय बाय, जिस तरह कांग्रेस और
इस तरह की पार्टियां करती हैं, इसलिए मुस्लिम समाज समझ चुका है। अब आप देखिए आने वाले दिनों में ये सब जितनी ढोंगी पार्टियां हैं, जो इन्होंने कभी समाज के लिए, किसी समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए कभी अच्छा नहीं किया, हाँ वोट के लिए इस्तेमाल किया, डराया, इस तरह के, ये डरा हुआ इंसान है, डर डर के बात कर रहा है, इसको और कुछ मालूम ही नहीं है। हकीकत क्या मालूम है? वेलफेयर स्कीम की सारी सुविधाएं जो मुस्लिम समाज को मिली है उनको पता ही नहीं, उनको तो ये उनको सिर्फ पता है कि हमको ये बात करनी है, इसके अलावा मुझे कुछ जानकारी नहीं। अरे भाई जरा देखिए, उससे बिना भेदभाव के सब कुछ मिला। आप इलेक्शन में हराने के लिए लड़ते थे, मुस्लिम समाज को इस्तेमाल किया जाता है जवाब लेती हूँ सर मैं। अब मुस्लिम समाज दानिश कुरैशी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। आइए दानिश जी आइए। मुस्लिम समाज हराने के लिए जी देखिए जफर साहब ने जिस प्लेटफॉर्म की बात की है, मैं उसी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं। उस प्लेटफॉर्म से मुसलमान इतना घबराया हुआ है कि जब वो ट्रेन में चलता है तो वो ये घबराता है कि इस वर्दी में जो व्यक्ति बैठा है कहीं ये अब मानसिक रोगी तो नहीं होगा जिसको बाद में मानसिक कह लेते हैं। वो नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा चेहरा क्या है, उसको गोली मारता है, फिर ये कहता है कि एक व्यक्ति को आप वोट दीजिए, दूसरे व्यक्ति को आप वोट दीजिए। ये परिस्थिति देश की बना दी है। जफर साहब क्या बात कर रहे हैं आप वाकई सही कह रहे हैं कि भाई पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर इस्तेमाल के, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे मुसलमानवाद जाने से घबरा रहा है। ये परिस्थिति आपने बना दी है। देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में जाके कहते हैं कि कन्हैया लाल की जो घटना घटी वो निंदनीय, हकीकत में निंदनीय है, लेकिन अगर संगमनाथ रैगर की भी घटना हुई तो उस पर बोलते नहीं है। दिक्कत आपकी ये है कि आप दोहरे मापदंड रखते हैं जफर साहब, और जब आप दोहरे मापदंड रखते हैं ना तभी तमाम लोगों को बात करने की बात आती है। रह गई बात बैरिस्टर साहब की बात कर रहे हैं या एमआईएम पार्टी की आप बात कर रहे हैं, एमआईएम पार्टी अपने तरीके से। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इन आंकड़ों को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा और नजरिए को खोलने की जरूरत है यहाँ पर। और जो हमारे साथ पत्रकारों का पैनल है, मैं अब जरा उसके पास आ रही हूँ। प्रदीप सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये दक्षिण का द्वार 132 सीटों का गुणा भाग, और यहाँ पर कमोबेश तस्वीर ये उभर रही है कि कर्नाटक और तेलंगाना उससे बाहर शायद कुछ कर ही नहीं पा रही है बीजेपी। यहाँ पर आपको लगता है कि गठबंधन साथी उसके जरिए कोई गुंजाइश बन सकती है? नहीं, मुझे तो बहुत कम उम्मीद, क्या लगभग नहीं, कोई उम्मीद नहीं लगती कि कोई नया गठबंधन का साथी आएगा उससे स्थिति बेहतर हो जाएगी। बीजेपी के लिए 2019 की जो परफॉर्मेंस है साउथ में, खासतौर से कर्नाटक और तेलंगाना में, उसको बचाने की, उसको मेंटेन करने की चुनौती है। कि कर्नाटक में जो परफॉर्मेंस थी 28 में 26 और तेलंगाना में 17 में से 4 की, अगर बीजेपी इसको रिपीट कर लेती है तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए उपलब्धि होगी। बाकी जो राज्य हैं दक्षिण के, उनमें सीट मिलने की मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को सीट मिलने वाली है। वोट परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़ेगा। पिछले 5 साल में संगठन का काम बढ़ा है, दूसरे काम हुए हैं, जैसे तमिलनाडु को लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ी कोशिश की है काशी तमिल संगमम के जरिए और दूसरे उपायों के जरिए, लेकिन उसका असर आपको वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी के रूप में दिखेगा। उस सीट में कन्वर्ट होने के लिए एक थ्रेशोल्ड की जरूरत होती है जी। जब पार्टी उस थ्रेशोल्ड को पार करती है जी, तब वो वोट परसेंटेज सीट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बाकी एक्सपर्ट से भी उनकी राय जानेंगे। और बड़ा सवाल यही है कि दक्षिण में बीजेपी के लिए कुछ गुंजाइश बनती हुई नजर आ रही है, या फिर ये 132 सीटें दक्षिण भारत की, इसमें जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है एनडीए गठबंधन 20 से 30, और जो प्रदीप जी कह रहे थे कि अगर 30 तक, मतलब पिछली बार 2019 वाला भी बीजेपी बचा पाए तो यही गनीमत मानिए। तो 2024 लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल, और आज बारी है फाइनल पिक्चर की। पिछले 2 दिन राज्यवार हिसाब से हमने आंकड़ा आपको दिखाया, आज रीजन वाइज और पूरी तस्वीर 543 लोकसभा सीटों की, 400 पार एनडीए का आंकड़ा पहुंच पाएगा क्या? दक्षिण का जो रीजन है 132 जो सीटें हैं उसका आंकड़ा अभी तक मैंने आपको दिखाया है, और जरा वो आज ओपिनियन पोल वाला आंकड़ा, और इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा क्या था, इस पर जरा नजर डालिए। ये देखिए आप 2019 के नतीजे, एनडीए और इंडिया गठबंधन और अन्य। एनडीए को जो 2019 में 31 सीटें मिली थी, इस बार ओपिनियन पोल कह रहा है 2024 में भी 20 से 30 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन 65 सीटें 2019 में मिली थी, ओपिनियन पोल का आंकड़ा यह बता रहा है कि 70 से 80 सीटें मिल सकती हैं इंडिया गठबंधन को। और जो अन्य का आंकड़ा है वो पिछली बार जो 36 था, इस बार 25 से 30 पर आ सकता है। तो कुल मिलाकर ये है बड़ी तस्वीर। दिबांग, देखिए, मुझे लगता है कि बहुत इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो ये अदर्स वाला आंकड़ा है। अदर्स के आंकड़े को आप देखें तो 2 पार्टियां हैं, यानी बीआरएस और वाईएसआर की कांग्रेस, और 31-32 जी हाँ, और भी पार्टियां तो और भी ज़्यादा हैं। रुमाना, आप बीच बीच में टोक रहे हैं, बात सुन लीजिए, क्योंकि पार्टियां तो और भी ज़्यादा हैं। टीडीपी के अलावा भी बहुत सारी पार्टियां, तमिलनाडु देखिए तो वहाँ पे 6-7 पार्टियां आपको मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये अदर्स का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है,
और अदर्स में अगर आप देखें तो ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं ये हमेशा बीजेपी को ही वोट देती हैं, तो ऐसा बड़ा भारी नुकसान बीजेपी को वहाँ से नहीं दिखाई दे रहा। ये ध्यान में रखते हुए कि कर्नाटक में उनकी बुरी हाल हुई और बीजेपी को बड़ी उम्मीद है इस बार केरल से। बीजेपी में बहुत ज़्यादा सुगबुगाहट रही कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लड़वाया जाए चुनाव तमिलनाडु से, उसमें रामनाथपुरम की बात आई, कन्याकुमारी की बात आई, उसमें कोयम्बटूर की बात आई, तो ये सीटें बताई गई। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बीजेपी इससे हिल गई है। मुझे लगता है कि ये जो अदर्स का आंकड़ा है, कुल मिला के बीजेपी को जो उम्मीद की जा रही थी कि भाई बहुत एक सुपड़ा साफ होगा दक्षिण में और पूरा बाकी पार्टियों समर्थन वाली पार्टियों का भी हालत ख़राब होगी, वो नहीं नज़र आता है यहाँ पर। मुझे लगता है नुकसान ज़रूर है पर उतना नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि जो पिछली बार 2019 में तस्वीर थी कमोबेश वैसी ही तस्वीर और बीजेपी बढ़ नहीं पा रही है। अच्छा, मैंने टीडीपी का विनोद जी जिक्र इसलिए किया क्योंकि टीडीपी जनसेना के साथ तेलंगाना में बीजेपी का गठबंधन, लेकिन जनसेना जिसमें आंध्र प्रदेश में मुख्य दो ही पार्टियां हैं, वाईएसआर की और टीडीपी की, जनसेना के साथ टीडीपी का गठबंधन आंध्र प्रदेश में हो गया है। अब क्या बीजेपी के साथ अलायंस गुंजाइश की स्थिति बनती है टीडीपी की, या वाईएसआर के साथ बीजेपी जा सकती है? ये अलायंस की जो गुत्थी है, आपको लगता है कि अभी 24 चुनाव से पहले एनडीए के भीतर इस पर नजर रखनी चाहिए और उससे ये आंकड़ा बदल सकता है? नहीं, देखिए, एक तो एनडीए के में एआईडीएमके अब शामिल नहीं है जी, उसको भी आप आदर्श में जोड़िए, वो भी तमिलनाडु में एक फोर्स तो है ही। बिल्कुल, बीजेपी उसी के सारे वहां लड़ती रही। 2019 में एक सीट आई थी एआईएडीएमके। हाँ, लेकिन ताकत तो है वो, ठीक है, भले सीट एक आई हो। दूसरी बात ये है कि टीडीपी हो या ये हो आपका बीआरएस या जगह, ये चुनाव से पहले कोई गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं करेंगे। चुनाव के बाद कहां जाएंगे सबको मालूम है, जहां पलड़ा भारी होगा उधर ही चलेंगे और संभावना बीजेपी के साथ जाने की ज्यादा रहती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई एनडीए के का जो स्ट्रक्चर है साउथ में उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और इसलिए जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं ये मुख्य रूप से 20 से 30 जो आप एनडीए को दिखा रहे हैं बीजेपी के ही आंकड़े हैं जी। इसमें कोई और एडिशनल, मुझे एक जेडीएस वहाँ कर्नाटक में है, शायद उसका आप जोड़ सकते हैं। तो कमोबेश तस्वीर अभी यही है। अभी इंडिया अलायंस के सामने ये है कि उनका अभी तो सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। दूसरा, जो तमाम छोटे छोटे साउथ के दल जो इंडिया अलायंस में हैं, जो 28 दल हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जिनका जो आंचलिक दल हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी, ये सब चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे हम इलेक्शन करीब पहुंचेंगे तो चीजें ग्राउंड पर और थोड़ा बदल सकती हैं। अब कितना बदलेंगी ये कहना भी मुश्किल है। टीडीपी का जो बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पर है कि पहली बार जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं नारा लोकेश, वो पहली बार एक बड़े नेता के तौर पर दिखाई देंगे। उन्होंने हाल ही में 3000 किलोमीटर की एक यात्रा पूरी की है और वाईएसआर कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका तालमेल हो बीजेपी के साथ। वो ये चाहती कि अलग रहें और वाईएसआर कांग्रेस खुद नहीं करना चाहते बीजेपी के साथ, क्योंकि क्रिश्चियंस और माइनॉरिटीज जो हैं वो उनके बहुत बड़े वोट बैंक हैं। तो मामला बहुत चलती है। जफर भाई, अब सवाल मेरा ये है कि दक्षिण भारत में मतलब फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? यहाँ पर गठबंधन की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के मामले में 2 राज्य तो दक्षिण के ऐसे हैं जहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे नजर आते हैं, और सनातन वाला एक बड़ा मुद्दा, जिस तरीके के मुद्दे उत्तर भारत में बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, वो मुद्दा भी दक्षिण में तो नहीं चल पा रहा है। देखिए, ये बात मैं मानता हूं कि हिस्टोरिकली और आज के दिन में भी जो सीटों के मुताबिक अगर आप देखिए तो हमें सदर्न इंडिया से कम सीटें आती हैं जी। बारिंग कर्नाटक और तेलंगाना, बाकी स्टेट्स में सीटें नहीं आती हैं हमारे। और हालांकि हमने बहुत प्रयास इस बार पिछले 5 सालों में किया है और हमने एक अपनी जगह बनाई है इन सब स्टेटों में। खासकर मैं कह रहा हूँ कि कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दे तो आंध्र प्रदेश में और साथ साथ जो हमारे अलायंस पार्टनर भी, कई अलायंस पार्टनर हमारे साउथ के हैं, और जो तमिलनाडु में और केरला में। मुझे लगता है कि आप जो भी आंकड़े दिखा रहे हैं, मैं उस पर ये नहीं कह सकता। देखिए, आपका 20 से 30, अगर आपके सिर्फ स्टेट वाइज ले लें तो भी शायद 20 से ज्यादा ही आपको जो लोअर एंड वाला जो नंबर है उससे ज्यादा ही आपके जो स्टेट वाइज अगर नंबर उठाएंगे तो उससे ज्यादा ही आएगा। तो वो कहीं ना कहीं इसमें भी कमी दिख रही है मुझे, जो आपके आंकड़े हैं कि मैच नहीं हो रहे एक दूसरे के स्टेट के नंबर से जो आपने सेंट्रलाइज नंबर दिए हैं स्टेट वाइज, रीजन वाइज। तो खैर, बहरहाल में हमारे कमजोर रहा है वो ये। हमने 5 सालों में बहुत मेहनत की वहां पर, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने कम सीटें जो आप दिखा रहे हैं 20 से 30,
शायद इससे हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि 50 सीटें आने की संभावना है, 45-50 सीटें तो कम से कम साउथ में हमें आएंगी, ऐसा हमें अनुमान है, ऐसे हमारी कोशिश है और ये हमारा लक्ष्य है और हमको लगता है कि हम उस लक्ष्य को इस बार पार करने में कामयाब होंगे। वही तो जानना चाह रही थी मैं कि आखिरकार ये इतनी सीटों का जो आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, इसका आधार क्या है? खैर, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले जी आइए। आप जैसे आप अभी दिखा रही हैं कि 22 से 26 सीटें हमें कर्नाटक में, मुझे कर्नाटक में एकदम क्लीन स्वीप लगता है इस बार। विद जेडीएस अलायंस हमारे साथ है, पूरे क्लीन स्वीप हम हर सीटों में हम जीतेंगे। शायद एकाक मिल जाए कांग्रेस को, तो वो भी मुझे उसकी भी संभावनाएं नहीं दिखती है। आप दिखा रही 1 से 3 हमें तेलंगाना में, हमारा सोचना है, तेलंगाना में इतने महीने रह कर आया हूँ, मुझे लगता है कि कम से कम तेलंगाना में 9-10 सीटें तो हमें मिलनी ही मिलनी है। तो यहीं पर आपके आंकड़े जफर भाई माजरत के साथ, आप तो इकोनॉमिस्ट आदमी हैं, आपने तो दुनिया के मशहूर बैंकों में काम किया है, मुझसे बेहतर तो नंबर आप समझते हैं सर। ये आप भी जानते हैं कि स्टेट वाइज वो जो 22 से 24 कर्नाटक का आंकड़ा हमने दिखाया और 1 से 3 तेलंगाना का आंकड़ा हमने दिखाया सर, उस सब में मार्जिन ऑफ एरर भी तो होता है ना, ±3 से ±5 का, और ये एक टोटलिटी पिक्चर दिखा रहे हैं सर। इसलिए सर आप बेहतर समझते हैं, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी, मैं ये बात जानती हूं, लेकिन आप जो दावा कर रहे हैं उस दावे को लेकर मैं आगे बढ़ती हूं। हमारे साथ भव्या मौजूद है। 40 से 50 सीटें। ठीक है भव्या, दावा सुन रही हैं आप बीजेपी का? हाँ, ये जो कर्नाटका के बारे में बोल रहे थे, जेडीएस का तो यहाँ पे कोई अस्तित्व भी नहीं है। अभी जो उनका सीट जीत चुके हैं वो, अभी एनडीए और जेडीएस का जो गठबंधन है, दिस इज जस्ट कन्वीनियंस है जेडीएस के लिए। उसके अलावा कर्नाटका का, हमारा कर्नाटका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है, हमारा 5 गारंटी हम जो अनुष्ठान कर रहे थे, उसकी सफलता लोग जो देख रहे हैं। कर्नाटका का जो ये वेव था, ये तेलंगाना में भी, इसलिए हमें विक्ट्री भी मिला है हमारे गारंटीज की तरफ से। अगर आपको याद है तो मोदी जी तो यहाँ पे गली गली में आके कैंपेन किए थे, कर्नाटका में भी और तेलंगाना में भी, और रिजल्ट तो आपने देख लिया। साउथ इंडिया में अभी जो है बीजेपी का ट्रू फेस देख रहे हैं लोग। अभी डेवलपमेंट चाहिए तो कांग्रेस को वोट करो, यही है जो साउथ में लोग बोल रहे हैं। डीएमके हम जो गठबंधन में है उनके साथ, तमिलनाडु में हमारी गठबंधन को बहुत सारे सीट्स मिलने वाले हैं। कर्नाटका और तेलंगाना वी आर गोना स्वीप। मुझे पता है कि कर्नाटका का जो सर्वे है अभी कांग्रेस के लिए बहुत इट्स लुकिंग a little weak, बट हमें अब जो जनवरी में हमारा 5वीं गारंटी का जो अनुष्ठान हो रहा है युवनीति, उससे हमारा 100% प्रोमिसेस, गारंटीज के प्रोमिसेस जो है वो फुलफिल हो जाएगा। तो आप ये कह रही हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकारें काम करेंगी, उसके बाद और ज्यादा कांग्रेस के लिए समर्थन वहां पर बढ़ता हुआ 24 चुनाव में नजर आएगा। ठीक है दानिश, तो अगर ये मामला जो है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच वर्सेस वाला होता है, जो अभी दिख भी रहा है कि थोड़ा बहुत यहां पर जो नंबर स्क्वीज होता हुआ नजर आ रहा है वो अदर्स का, तो फिर मतलब जैसे आप हो गए, जैसे बीआरएस हो गई, मतलब एआईएमआईएम आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे बीआरएस हो गई, जैसे टीडीपी हो गई, जैसे वाईएसआर की पार्टी हो गई, तो ये उनका जनाधार सिकुड़ेगा। यहाँ पर ये मामला एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन बनेगा तो नुकसान आप लोगों को होगा। देखिए, सिकुड़ने की बात यह है कि अगर हमारी बात की जाए तो हमारी जो कैपेसिटी है उन सीटों पर मुझे नहीं लगता कि, देखिए कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया, आपने तेलंगाना में भी देखा होगा, लेकिन हमारी जो सीटें थी वो बरकरार रहीं। मुझे लगता है कि हमारी जो सीटें हैं वो अब भी इंशाल्लाह बरकरार रहेंगी और आने वाले दिनों में जहां और जगह। सुनिए, तो हैदराबाद की एक ही सीट जीतते हैं ना लोकसभा वाली, और बात अगर जोर लगाने की आ रही है तो फिर ये तो आपको सुनना पड़ेगा सर। जोर तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बीआरएस के कैंडिडेट्स के लिए कितना लगाया, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हुए थे, और फिर उससे हासिल क्या हुआ? जीत तो कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिली ना, तो जोर तो आप लोगों का भी नहीं चल पाया। देखिए चुनाव जो है वो अल्टीमेटली अवाम जो तय करती है, वो जो था हमने उसको स्वीकार किया, हम डिनाई तो नहीं कर रहे, हम तो ये नहीं कह रहे कि नहीं भाई हम जो है बहुत सुपीरियर, ऐसा नहीं है। सवाल ये, और एक सीट की बात नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की और इम्तियाज जलील साहब की भी सीट है। आप देखिए 2 सीटें तो है, और हमारे 132 सीटों की मैं बात कर रही हूं, उसका मैंने आपसे बात की जी। हाँ, तो वहाँ हमारे पास एक सीट है और हमें ये लगता है कि इंशाल्लाह वहाँ तो कोई टक्कर में नहीं आएगा। आप देखिएगा जो हमारी सीट है वो बरकरार रहेगी।
प्रदीप जी, यहाँ पर आपको लगता है कि सबसे बड़ा ट्रम्प फैक्टर जो बीजेपी के लिए है, जो एक्स फैक्टर बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, और वो उस रूप में इन राज्यों में नहीं चल पा रहा है? 2 राज्य तो ऐसे हैं, केरला हो गया, दूसरा तमिलनाडु हो गया, वहां लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी आगे नजर आ रहे हैं, उसका भी नुकसान है? देखिए, नुकसान बीजेपी को सबसे बड़ा जो है कारण उसका ये है कि उसका ग्राउंड पर संगठन नहीं है। अगर आपके पास संगठन नहीं है तो नेता के होने का भी आपको वो लाभ नहीं मिलता। अगर संगठन हो तो वो एक तरह से जो है आपको एक एडेड एडवांटेज होती है कि नेता की अपील का जो है असर होता है, उससे 2-3% वोट, 4% अलग अलग राज्यों में अलग अलग परसेंटेज है, वो बढ़ जाता है, उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन दक्षिण के राज्यों में जो मैंने पिछली बार बात कही, एक थ्रेशोल्ड तक आपका वोट शेयर जब तक नहीं आता तब तक सीट में वो कन्वर्ट नहीं होता, और जब तक वो सीट में कन्वर्ट होने वाले थ्रेशोल्ड पर आप नहीं पहुंचते तब तक नेता की अपील का असर आपको सीटों में दिखाई नहीं देगा। वोट शेयर जरूर बढ़ता हुआ दिखाई देगा लेकिन सीटों में कन्वर्ट होता दिखाई नहीं देगा। आंध्र प्रदेश की एक बात छोटी सी मैं कहना चाहूँगा, चंद्रबाबू नायडू बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं बीजेपी से अलायंस करने के लिए। 18 में जब छोड़ के गए थे, टीडीपी की बात कर रहे हैं तो उसके बाद से 2019 का चुनाव हारने के बाद से वो लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम से मिल चुके हैं, अमित शाह से मिल चुके हैं। उसके अलावा वो उनकी लगातार कोशिश है कि ये अलायंस हो जाए। उनको लगता है कि 2014 में अलायंस किया था, उसका उनको फ़ायदा मिला था, और इस बार अगर अलायंस होता है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि हमको आंध्र प्रदेश में तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, तेलंगाना में नुकसान हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू की इमेज जो है वो उनकी जो है तेलंगाना के विरुद्ध खड़े हुए नेता की है, तो इसलिए बीजेपी को तेलंगाना जो कुछ है आंध्र प्रदेश, मतलब बंटवारे से पहले वाले प्रदेश में, उसमें तेलंगाना में है, तो बीजेपी तेलंगाना में अपना नुकसान नहीं करना, और जहां से सीटें आती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। आइए देखिए, और उसमें जो एक और बात जो प्रदीप आप कह रहे हैं, उसमें एक और बात ये भी जुड़ती है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है जिसमें वो 5 सीटों पर फोकस करना चाहते हैं, और उसमें विशाखापट्टनम, तिरुपति, काकीनाडा, इस तरह की सीटें हैं जिनमें वो फोकस करना चाहती है। और दक्षिण भारत में केरल में तो खास तौर पर आरएसएस खुल के सामने आ रही है, जो बीजेपी के समर्थन में प्रचार करेगी, उनका संगठन का काम देखेगी, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेगी। जो केरल में एक स्कैम हो गया था हवाला वाला, उसके बाद अब इस चुनाव में आरएसएस ने मीटिंग्स वहां शुरू कर दी है, तो ये भी एक फैक्टर है जो इस बार दक्षिण भारत में दिखाई देगा। यानी जो प्रदीप कह रहे हैं वही बात है कि शुरुआती दिन है, अभी संगठन बनेगा, बाकी कोशिशें पूरी होंगी। विनोद जी, नहीं ठीक बात है, प्रदीप जी ने कहा, दीवान ने कहा, मैं सहमत हूँ उससे, लेकिन मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा। जैसे जो इंडिया गठबंधन है, अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, लेफ्ट है, डीएमके है, या और छोटी छोटी पार्टियाँ हैं। एक चीज़ जरूर मुझे, चूँकि यहाँ सर्वेयर बैठे नहीं है, कि अदर्स का वोट 41% और इंडिया गठबंधन का 40%, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि अगर आप वैसे देखें तो भाई डीएमके, कांग्रेस, लेफ्ट, ये बड़ी पार्टियां हैं, और इसके साथ साथ छोटी छोटी कुछ पार्टियां भी, ये एमडीए, वाइको वगैरह की पार्टियां भी शामिल हैं, तो इनका वोट परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। अदर्स में तो खाली बड़े प्लेयर 3 यही हैं, आपके चंद्रशेखर राव, चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी, और ये सीमित है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एआईडीएमके भी है, एआईएडीएमके भी है सर, तमिलनाडु की पूरी सीट भले ना हो, लेकिन वो वोट तो लेगी ना, तो इसी वजह से ये जो वोट परसेंटेज है इसको आपको उस लिहाज से देखना होगा। लेकिन सीटों के लिहाज से जब आप देखेंगे तो अन्य 25 से 35 और इंडिया गठबंधन 70 से 25 से 35 का आंकड़ा वही है जो 2019 में भी था। हाँ जी, वही है, कमोबेश वही है, ये पूरे आंकड़े लगभग कमोबेश वैसे ही है जो 2019 की तरह ही थे। लेकिन इस बार क्या, जो कर्नाटक में और तेलंगाना में जो कांग्रेस की जीत हुई है, देखिए 2019 में तेलंगाना कांग्रेस के पास नहीं था, कर्नाटक भी आधा अधूरा था, बिल्कुल, मतलब जेडीएस के साथ मिलकर लड़े थे, और वहां उसका नुकसान भी हुआ था। इस बार जो ये परिदृश्य बदला है, तो क्या ग्राउंड पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये एक देखने वाली चीज है जो हम लोगों को समझनी पड़ेगी। और मुझे लगता है अभी देखिए, आज फाइनल पिक्चर आना बाकी है, पूरी की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो सबसे पहले हमने दक्षिण रीजन की 132 सीटें दिखाई हैं, और इसमें अगर सैयद जफर इस्लाम साहब, तस्वीर वही 2019 वाली नजर आ रही है दक्षिण में, तो जो बीजेपी लक्ष्य लेकर चल रही है अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है, क्या वो मुमकिन हो पाएगा? धीरे धीरे कर पूरी तस्वीर सामने आएगी।
2024 लोकसभा चुनाव, पहला ओपिनियन पोल और आज फाइनल पिक्चर की बारी है। दक्षिण का आंकड़ा आपके सामने रख चुके हैं, 132 सीटें, और बड़ी बात यह कि बिल्कुल 2019 जैसी ही कमोबेश यहां पर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो फिर अब की बार 400 पार कैसे होगा, सैयद जफर इस्लाम? आगे देखिए कैसे ये नंबर आएगा, लेकिन मुझे हम लोगों को इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस बार इतिहास रचेंगे हम लोग। 2014 के बाद 2019 में भी इतिहास रचा, हाँ। और 2024 में इतिहास तो बिल्कुल रचने वाला है, इसलिए कि जिस तरह की जमीन में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल के लिए जो एक बहुत ज्यादा जो सपोर्ट जो है वो जमीन पे है, और इसलिए आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में हम 75 सीटें जीत कर आएंगे। हो सकता है कि 80 भी जीत जाए, ऐसा हमें ऐसा लगता है। तो मतलब भव्या मतलब एनडीए बीजेपी का रथ नहीं रोक पाएगा, इंडिया गठबंधन? नहीं, आपको कोई यू हैव एनी डाउट? आप देखेंगे, मतलब मुझे तो कोई जी सर सुनते हैं सर क्या कह रही है कांग्रेस की नेता भव्या। फुल मीटिंग्स एंड हम जो बहुत आवाज में दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है जरा जल्दी से एक त्वरित रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पर जो हमारे साथ पत्रकार है प्रदीप जी। अब की बार 400 पार मुमकिन नजर आ रहा है? दक्षिण भारत 132? नहीं 400 पार तब तक नहीं होगा जब तक बीजेपी दक्षिण भारत से सीटें लाना नहीं शुरू। ठीक है सर, रोक रही हूँ मैं आपको, मुझे ब्रेक लेना है। यहाँ पर ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है ओपिनियन पोल के। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, समझिए जरा इस बात को। पूर्वी भारत में एनडीए को भारी बढ़त, इस सर्वे के मुताबिक जो स्थिति नजर आ रही है, पूर्वी भारत में एनडीए को 80 से 90 सीटों का अनुमान है इस सर्वे के मुताबिक। और आपको बता दें इंडिया गठबंधन को 50 से 60 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 38%। पूर्वी भारत में अन्य को 10 से 20 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है इस रायशुमारी के मुताबिक जो आंकड़ा है। 2 जोन के डेटा को अगर मिला दिया जाए तो इंडिया गठबंधन आगे नजर आ रहा है। सीधे प्रेम शुक्ला जी आपके पास में आना चाहूंगा इसी सवाल के साथ। अगर अभी रायशुमारी करा ली जाए इस सर्वे के मुताबिक तो फिर तो आप लोग पिछड़ जाएंगे। तो जितनी भी रायशुमारियां 2014 की हुई, 2019 की हुई, अभी पिछले 3 विधानसभा चुनावों की हुई, तो उसमें हम पिछड़ रहे थे, लेकिन जब एक्चुअल वोटिंग हुई तो हम अगड़ गए। तो अच्छा है कि आप हमको जो है इस तरह से सतर्क करने का सत्कार्य करते हैं, और उससे हमारे कार्यकर्ता और सक्रिय होते हैं और बेहतर रिजल्ट ले आते हैं। तो मैं एबीपी न्यूज और सी वोटर दोनों का अभिनंदन करूंगा, उनका आभार मानूंगा कि आप इसी तरह से हमको सतर्क करते रहें। आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है अलर्ट तो पूरा देश ही हो चुका है, और पूरा देश अलर्ट है कि मोदी जी को कैसे हटाना है। बहुत अच्छी बात है कि सर्वेज आने शुरू हो गए हैं अभी से। आपके सर्वे के सब चीज़ों से मैं सहमत हो सकता हूँ, असहमत हो सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ पर मैं आपत्ति करना चाहूँगा कि डायरेक्ट पीएम चुनना हो और डायरेक्ट पीएम के लिए चुनने के लिए लोग तैयार हैं, ये इस तरह का ओपिनियन आप देकर, इस तरह के सवाल पूछकर आप देश की जनता को संविधान के खिलाफ भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान में डायरेक्ट पीएम चुनने का कोई प्रोविज़न है? क्या मीडिया चैनल्स को ये अधिकार है कि जो संविधान में प्रोविज़न नहीं है उसके प्रोविज़न को आप सामने लेकर आएँ? दुख होता है कि नेशनल मीडिया जब इस तरह के सवाल पूछकर और मोदी नामा पढ़ने का काम करता है। तो मोदी जी के नाम पे वोट नहीं डालते हैं क्या लोग, आलोक शर्मा जी? जो चीज संभव नहीं, अरे भाई जो चीज संभव नहीं है, क्या मोदी जी डायरेक्ट पीएम के लिए आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, अगर पढ़ता है तो आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके नेता मोदी जी हैं। और ये हकीकत है इस देश में कि पिछले कुछ सालों से लगातार लोग देख रहे हैं चुनाव में, खास तौर पर लोकसभा चुनाव में, अभी तो विधानसभा चुनाव में भी हो गया कि मोदी जी के नाम पर लोग डायरेक्ट वोट डाल रहे हैं। आपकी बात सही है, संविधान सम्मत बात सही है, लेकिन जनता जब चुनने जाती है, लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाती है, कई बार ऐसा होता है कि अपने एमपी के लिए वोट ना डाल के मोदी जी के लिए वोट डाल देती है बीजेपी का, अगर कोई वहां पर उम्मीदवार होता है तो। मैं फिर कहूंगा आपसे, मेरी बात को धैर्य से सुनिए। आप एक तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं कि जो चीज संविधान में प्रोविजन नहीं है, संविधान कहां से आ गया? संविधान के खिलाफ क्या काम हो गया? अरे भाई सुनिए ना भाई, अरे आप सुन तो लीजिए ना। आप क्या संविधान में प्रोविजन है कि डायरेक्ट वोटिंग हो? डायरेक्ट वोटिंग ना हो, आपकी बात सही है। एमपी चुने जाते हैं और एमपी अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी में अगर एमपी चुन लेंगे तो मोदी जी के अलावा कोई होगा? चेहरा तो मोदी जी ही है, इसलिए यह सवाल पूछा गया है। देखिए, मैं फिर कहूंगा
आपने डायरेक्ट एमपी चुनने का सवाल पूरा दिखाया है। आप मोदी, पीएम मोदी चेहरे पर वोट आप मांगने की बात करते तो मुझे समझ आती, लेकिन डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो मोदी जी को 66%, 67% वोट मिलेंगे। मुझे सख्त आपत्ति है इसके ऊपर। ठीक है, मैं इसको कहूंगा कि आप बीजेपी का मोदी नामा पढ़ने के लिए बैठ सवाल में गए कोई हैं, दिक्कत इस नजर तरह नहीं के आती आंकड़े है। दिखाकर। आपको अधिकार है, बिल्कुल आप आपत्ति जाहिर करिए। सुनिए ना, मेरे साथ मैंने अनुप्रिया बड़ी जी भी विनम्रता हैं। से हाँ, सुनिए, जल्दी सर 20 सेकंड में खत्म करिए। अब मैं वापस आता हूं दूसरी चीज पर आता हूं। दूसरी चीज यह है कि इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हुआ नहीं अभी से। कौन कितनी सीटों पर कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा। बीजेपी में तो एक छत्र राज है, उनके तो जेडीयू भी, अकाली भी, शिवसेना भी सब छोड़ के भाग गए। उनका भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ। जब सीट शेयरिंग नहीं हुआ, अभी से ये नहीं पता कौन किस राज्य में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और उसके पहले ही ये जो मोदी नामा पढ़ना शुरू किया है एबीपी न्यूज ने 2 दिन ये से, कमी अपनी नजर नहीं आ रही है। सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है तो इतनी बैठकें सर हो गई हैं, सीट शेयरिंग पे बात नहीं हो पाई है। पीएम का कौन चेहरा होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ जाता है, उसके बाद कुछ लोग आपत्ति जाहिर कर देते हैं। नीतीश कुमार जी को आप लोग मना नहीं पाए, तो अपनी कमियों की ओर देखिए सर। सीधे सीधे दोषारोपण से चुनाव नहीं जीता जाता। मैं आऊंगा आपके पास, मैं तुझे अनुप्रिया जी के पास अब जाना चाहता हूं। सर आऊंगा, आलोक जी पूरा समय दूंगा, अपनी बात रखिएगा जरा, कुछ और मेहमानों का जाने दीजिए। अखिलेश जी अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए जल्दी। हमारी कमी को निकालने का मीडिया को पूरा अधिकार है, लेकिन मीडिया जो दलाली कर रहा है, जो राहुल जी कह रहे हैं अपने शब्दों में, उसको बताने का जनता को हमारा भी विधानसभा चुनाव आप हार गए, जो विधानसभा चुनाव हार गए पिछली बार, जो 4-1 से आप सेमीफाइनल मुकाबला हार गए, क्या मीडिया की वजह से हार गए? मैं ये नहीं कहूंगा, नहीं बोलिए ना, जवाब दीजिए ना। मुझे पिछली बार का याद है। मीडिया थोड़ी सरकार बना रही है, 90 में से सरकार बना रही है, जनता बनाती है। जनता ने आपको जवाब देने के लिए बैठा हूं। अखिलेश जी कहां जवाब कर रहे हैं आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश जी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप शब्दों का इस्तेमाल कृपया ना करें। आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे लिए सम्मानित हैं, लेकिन इस तरह की भाषा शैली बिल्कुल सही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मीडिया मिसगाइड करता है और मीडिया बीजेपी से पैसे लेके बहुत बड़ा आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आप जनादेश का अपमान करते हैं जब आप ये कहते हैं कि मीडिया से प्रभावित होकर जनता बीजेपी को वोट कर रही है और आपको वोट नहीं कर रही है। मैं तो नतीजों के आधार पर आपसे पूछ रहा हूं। मैं फिर कहूंगा, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, चेहरे के तौर पर मोदी जी थे, तो अगर इन राज्यों में बीजेपी जीतती है तो ये कहा जाएगा कि मोदी के नाम पर जनता ने वोट डाला। क्या मीडिया सरकार बनवा रही? पहले इसी पर स्पष्टीकरण हो जाए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। नहीं, मैं तो जितने दिन से मैं चुनाव देख रहा हूं, राजनीति देख रहा हूं, मैं नहीं मानता कि मीडिया से प्रभावित होकर लोग, मीडिया में जो चर्चा होती है उस पर चर्चा जरूर होती है, लेकिन लोग जो फैसला लेते हैं ये मतदाता के विवेक पर सवाल उठाने वाली बात है। मेरा मानना है कि इस देश का जो मतदाता है उसके विवेक पर सवाल नहीं है, उसका विवेक पत्रकारों से और राजनेताओं से और राजनीतिक विश्लेषकों इन तीनों से बेहतर है। वो अपने विवेक के आधार पर वोट देता है। आलोक शर्मा जी, आप चुनाव नहीं जीत पाए अगर कहीं पर, तो उसकी खींच मीडिया पर क्यों निकाल रहे हैं? अगर जनता ने आपको खारिज कर दिया कुछ जगहों पर, तो उसके लिए मीडिया पर दोषारोपण ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा तो मैं बताऊंगा। ये इस तरह के आंकड़े चला करके डायरेक्टली प्रधानमंत्री क्या होगा इन आंकड़ों जाएगा? आप लोग देश की जनता को मिसगाइड करते हैं और आप नहीं समझा पाते हैं देश की जनता को। आपकी बात को जनता मानती ही नहीं है, इसका मतलब आपकी बात, तो आपकी विश्वसनीयता खो चुकी है क्या? हम नहीं समझा पाएंगे, आपकी विश्वसनीयता खो चुकी है। आप समझाते हैं ना जनता को, आप जनता के बीच जाके सारी बातें कहते हैं ना आलोक शर्मा जी, तो जनता क्यों नहीं मान रही आपकी बात? चलिए जनता क्या कह रही है जरा मैं सुनता हूं। मेरे शशांक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, लोग क्या कह रहे हैं सर्वे पर? जी बिल्कुल, मैं बिहार के नवादा में हूं और ग्रामीण इलाके में हूं। जो एबीपी न्यूज़ सी वोटर का सर्वे हुआ है उस पर ये लोग क्या सोचते हैं हम बात करेंगे। जो एबीपी न्यूज़ का सर्वे है उसमें बिहार में 40 सीट में महागठबंधन को बढ़त है, 21 से 23 सीट महागठबंधन को मिल सकता है और एनडीए को 16 से 18। आप लोग को क्या लग रहा है? बोलिए। हम लोग को लग रहा है सर कि महागठबंधन बिहार में बाजी मारेगी। क्यों, क्या कारण लग रहा है? जैसे काम बहुत कर रही है बिहार सरकार। जैसे हम लोगों के क्षेत्र में लगातार जो है बीजेपी का सांसद है और जमीनी स्तर पर यहाँ कोई विकास नहीं कर पाए हैं बीजेपी सरकार। अच्छा, आप लोग को क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है 24 चुनाव को लेके बिहार सहित देश में? महागठबंधन को। क्यों? क्योंकि बीजेपी के वो हमारे सांसद है ना, तो कोई काम नहीं कर रहा है। कोई काम नहीं कर रहा है। गांव के लोग हैं, ये बताइए
मोदी सरकार तो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, मोदी सरकार पे कोई भरोसा रही ही नहीं। इतना दिन से मोदी सरकार यहाँ क्या दिया बिहार में, क्या दिया? कुछ भी नहीं। 24 चुनाव में बिहार में लालू नीतीश का जलवा रहेगा, मोदी मैजिक नहीं चलेगा? नहीं, मोदी नहीं चलेगा। हमारे साथ और भी गांव के लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा लोग हैं, क्या लग रहा है बाबू 24 चुनाव को लेके? महागठबंधन क्यों? क्योंकि बीजेपी बार बार आ रहा है, मोदी कुछ काम नहीं कर। तो देखिए यहाँ गांव के लोग हैं जो साफ तौर से कह रहे हैं कि फिलहाल बिहार में पलड़ा जो है वो महागठबंधन का लोकसभा चुनाव में भारी रहने वाला है। जी जी बिल्कुल, वहां पर जो जनता मौजूद थी आपके साथ, उनकी राय दर्शकों तक हमने पहुंचा दी। अब जरा हम छत्तीसगढ़ चल देते हैं। जेपी त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपके आसपास जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा बात करिए उनसे। बिल्कुल अखिलेश, इस वक्त हम राजधानी रायपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ जो जनता है उनसे पूछते हैं। ये बताइए, एबीपी न्यूज जो सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 9 से 11 सीटें मिलती दिख रही है और कांग्रेस अगर मेहनत करती है तो 2 सीटें अपनी बचा पाएगी, नहीं तो खाता भी नहीं खुल पाएगा कांग्रेस का। क्या लगता है, मोदी की गारंटी काम कर रही है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल मोदी जी की गारंटी काम कर रही है। अभी विधानसभा चुनाव हुआ, आप देखें कांग्रेस का पूरा सुपरा साफ हो गया। और रही बात कि मोदी जी पर पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग भरोसा करें। मोदी जी की गारंटी है जो तीनों स्टेट में आया। अभी आप देखें पूरा उत्तर भारत हो या अब दक्षिण भारत की बारी है, मोदी मैजिक पूरे हिंदुस्तान में चल। मोदी मैजिक काम कर रहा है। आप ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई वादे किए थे लेकिन वो वादे काम नहीं आए। कहीं ना कहीं एक बार फिर मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी जीत बीजेपी को मिली। तो क्या लग रहा है कि राम मंदिर, 370 जैसे तमाम जो मुद्दे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा, वो छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है? बिल्कुल सर, काम कर रहा है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और मोदी जी पे सब लोग भरोसा करते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने जो भी बोला है वो सब करके दिखाया है। मोदी पर भरोसा है। क्या लगता है कांग्रेस को जो है चिंतन मंथन की जरूरत है? कांग्रेस अब कुछ नहीं कर सकती, वो चिंतन करने लायक रह ही नहीं गए अब, और जो मोदी जी गारंटी वही काम करेगी अब। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, सबको भरोसा है कि जिस तरह से घोषणा पत्र में वादे किए गए थे उसी तरह जो है लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी काम करेगी। क्या लगता है, गारंटी काम करेगी मोदी की? हाँ, जरूर काम करेगी मोदी जी की गारंटी। बिल्कुल तमाम यहाँ पर लोग ये भी बड़ा दिलचस्प है। रायपुर में जो लोग आपके साथ हैं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं, वहां पर बीजेपी के पक्ष में लोग हैं, मोदी जी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। जबकि यहां बिहार में जब बात कर रहे थे मेरे सहयोगी, तो वहां महागठबंधन के पक्ष में लोग नजर आ रहे थे जिनसे बातचीत की गई वहां मौजूद लोगों से। और हमारा सर्वे भी लगभग यही कह रहा है, इन राज्यों को लेकर इसी तरीके का आकलन है। अनुप्रिया जी, एक जो यक्ष प्रश्न आप लोगों के लिए बना हुआ है कि चेहरा कौन, इसका कैसे समाधान आप लोग निकालेंगी? क्योंकि जब भी कोई सर्वे हो या जनता भी जब वोट में डालने जाती है तो आजकल उनके दिमाग में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी का चेहरा जरूर रहता है, तो दूसरी तरफ से चेहरा कौन? अखिलेश जी, एबीपी को और सी वोटर को मैं बधाई देती हूँ क्योंकि जो रिपोर्ट या सर्वे है उसको मैं ऐसे मानती हूँ कि दोहा है कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कोटी छपाए। और हमें हमारे कार्यकर्ताओं को हमें याद रखना चाहिए कि जो वोटर्स के जो सर्वे हैं, वैसे रिपोर्ट्स हमारे कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह में और देश की जनता को समझने के लिए बहुत ही सही है कि किस तरह के नैरेटिव सेट करें। मैं आलोक जी की बातों से सहमत रखती हूँ। ये सवाल ही अपने आप में गलत है कि आपने कहा कि सामने में मोदी जी और राहुल जी। इंडिया अलायंस ने अभी तक तय ही नहीं किया है कि हमारा फेस कौन होगा। तो आप जनता के बीच में ये जाइए ना, आप तो बिहार के भी देख लिए, आपको जनता ने साफ कहा कि महागठबंधन है। क्योंकि भाजपा के जो नेता है, जो वादा उन्होंने किया था कि एक भी वादे को उन्होंने खरा नहीं उतरे, चाहे वो कोई भी वादा हो, चाहे युवाओं से हो, किसानों से हो, तो जो वादे इनके पूरे नहीं हुए तो देश की जनता 2 बार जो अपनी गलती दोहरा चुकी है वो तीसरी बार दोहराने नहीं जा रही है। और जो गारंटी की बात हो रही, तो मैं पूछती हूँ ना कि गारंटी आपने 450 में आपने गैस सिलेंडर की बात कही, तो जहां जहां आपकी सरकार है वहां लागू कर दीजिए। जहां जहां आपकी सरकार है वहां लागू, बस आप वादे कर रहे हो, वो वादे भी आपके पूरे नहीं होते हैं। तो देश की जनता का मूड यही है अखिलेश जी कि जो आपने बिहार की जनता का सुना, निश्चित तौर पे पूरे भारत में अगर आपने देखा होगा कि अगर 5 राज्यों के इलेक्शन की बात मैं करूं, जिसमें 3 राज्यों में निश्चित ही बीजेपी ने जीत हासिल की और बधाई भी देती हूँ उनको, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पे आप देखेंगे हमारे सहयोगी जो इंडिया अलायंस के है कांग्रेस, उनका दबदबा रहा, उन्होंने जीत हासिल की है। तो भारत की जनता, खासकर युवा, जो युवाओं का देश है,
अब युवा जो बिहार में खासकर अगर आप देखेंगे बिहार को, यहाँ लगातार महागठबंधन की सरकार में जिस तरह के युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, अवसर मिल रहा है कि बिहार में बिहार के लोग रहे, मैं आपकी बात समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है अनुप्रिया जी, और बाकी जो मेरे राजनीतिक मेहमान है उनके पास में जाऊं से पहले दिबांग इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप शायद? हाँ देखिए, इसमें जो सर्वे है इसमें हम ये भी बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई नहीं, ये भी है कि दोनों कोई और, तो बाकी सारे खाने यहाँ पर हैं ये। और दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता इतने उत्तेजित हो रहे हैं, अभी जो आंकड़ा देखिए उसमें तो इंडिया अलायंस आगे चल रहा है भाई, 120 से 140 है और एनडीए अलायंस के पास कुल 100 से 120 है। गुस्सा तो प्रेम शुक्ला को होना चाहिए, पता नहीं आलोक जी को गुस्सा क्यों आ रहा है इसमें। आंकड़े जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वो देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं पर बाकी सवाल भी पूछे जाते हैं, मेरे ख्याल से वो एक समझने वाली बात है। और दूसरा मुझे लगता है कि आप, ये मैं सारे प्रवक्ताओं से कह रहा हूँ, इतने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं जिनको आपने बचपन से सुना होगा, भाषा में संयम रखिए, भाषा में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को आक्रामकता पसंद है लेकिन भाषा में संयम रखिए, वो ज़रूरी है। गाली देने से ही, अपशब्द कहने से ही आपकी आक्रामकता नहीं दिखती है, ये जानना ज़रूरी है, ये फ़र्क करना ज़रूरी है। ठीक है विनोद अग्निहोत्री जी, हर किसी को ये पता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जब एक चेहरा बड़ा बन जाता है, आता हूं आलोक जी, आऊंगा आपके पास, जरा बाकी लोगों को बोल लेने दीजिए। जब कोई चेहरा देश में बड़ा बन जाता है तो उसके नाम पर जनता वोट डालती है, ये सच्चाई है, चाहे वो इंदिरा गांधी का जमाना रहा हो या उसके पहले और बड़े बड़े नेता हुए, कांग्रेस के नेता ही क्यों ना हुए हों। विनोद जी, नहीं, ये तो नेता आधारित लोकतंत्र है, भले ही संविधान में सांसदों को चुनने का अधिकार है अपना नेता, लेकिन जिस तरह का चुनाव हो रहा है उसमें नेता के नाम पर ही वोट पड़ता है। इंदिरा गांधी के नाम पर वोट पड़ता था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर वोट पड़ता था, नेहरू जी के नाम पर पड़ता था, आज मोदी जी और के नाम पर पड़ रहा है। सही है, इंडिया गठबंधन ने अपना कोई चेहरा भी नहीं दिया है। अब मान लीजिए खड़गे जी को अगर आप रखते राहुल जी की जगह, तो शायद दक्षिण के कुछ और नतीजे दूसरे होते या कुछ, तो अलग अलग उसका वो होता है कि किसको रख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर आलोक जी से कहूँगा कि देखिए, आप मीडिया को दोष दे रहे हैं, अगर मीडिया का ही हिसाब मानिए तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस सरकार बननी चाहिए थी मीडिया के हिसाब से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मीडिया के हिसाब से कांग्रेस सरकार बननी चाहिए। बिल्कुल, सारे चैनल, सारे सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार बता रहे थे, और अधिकतर चैनल, यहाँ तक एबीपी न्यूज तो सी वोटर भी जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना रहे थे, मतलब जो उनका आकलन था, जो एग्जिट पोल था। तो खाली मीडिया को दोष मत दीजिए, थोड़ा अपनी सांगठनिक कमियां, अपने जो और भीतर के जो अंतर्द्वंद है, विरोधाभास हैं इंडिया के, उन पर भी ध्यान दीजिए। मुझे लगता है जो दिबांग ने कहा है कि देखिए आलोक जी, आक्रामकता अच्छे शब्दों में भी व्यक्त की जा सकती है, आक्रामकता साफ सुथरे तरीके से भी व्यक्त की जा सकती है। आक्रामकता का मतलब आलोचना करना ठीक है, लेकिन निंदा और भर्त्सना करना ठीक नहीं है। ठीक है आलोक जी, अगर आप जवाब देना चाह रहे हैं 10 सेकंड में, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद प्रदीप जी आऊंगा आपके पास में। हाँ, मैं केवल 10 सेकंड का उत्तर देना चाहूंगा। मैं दिबांग भाई की बात से भी सहमत हूं, विनोद अग्निहोत्री साहब की बात से भी सहमत हूं, और मैं कभी अपशब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करता हूं। और मैंने ये कहा कि आप मुझे हराएं, आप मुझे जिताएं, मैं आपके हर सर्वे से सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन आप गलत सवाल रखकर नैरेटिव गलत बनाएंगे तो मैं उसके सहमत नहीं हूं, मैं उसका विरोध करूंगा, और मैंने विरोध किया। और जिस तरह का मीडिया के एक वर्ग का हाल हो गया है, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, शायद वो शब्द भी और छोटा है। जिस तरह के हालात आज हैं, हम जो झेल रहे हैं 10 साल से मीडिया के साथियों को, मैं एबीपी न्यूज की नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा वर्ग क्या कर रहा है वो पूरा देश समझ रहा है। चलिए ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाना होगा आलोक जी, लेकिन ये कहते हुए मैं ब्रेक पर जाऊंगा कि बहुत ज्यादा मीडिया की भूमिका जनमानस को बनाने में नहीं होती है। हां, चर्चाओं को जरूर चर्चा उसके बहाने होती है किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन आखिरकार इस देश की जनता बहुत समझदार है, उनकी समझदारी को हमें कम नहीं आंकना चाहिए, और जनादेश का तो हमेशा सम्मान होना ही चाहिए। ओपिनियन पोल पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। नीतीश के काम पर इसे वो मुहर के तौर पर देख रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि दरअसल ये जो सर्वे है वो नीतीश के काम पर मुहर है, नीतीश का चेहरा सबसे चमकीला, यह कहना केसी त्यागी का। तो आपको एक बार फिर से बता दें, केसी त्यागी ने इसे एक तरीके से बताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर यह सर्वे मुहर लगाने का काम कर रहा है, नीतीश के काम पर मुहर है यह सर्वे। जेडीयू के नेता केसी त्यागी, उनका यह कहना कि नीतीश का चेहरा सबसे चमकीला। बिहार की अगर बात करें
तो 40 सीटों में से 21 से 23 सीटें महागठबंधन को और बीजेपी गठबंधन को 16 से 18 सीटें। यहाँ तो आप लोग आगे हैं, लेकिन देश भर में बीजेपी आगे है और बहुमत के पार है। बिहार का जो सी वोटर का और एबीपी का सर्वे है, उससे साबित हो जाता है कि बिहार की सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए, सबके लिए प्रयत्नशील है। जो सर्वे हुआ है वहाँ पर जातिगत जनगणना का, उसने इन गरीब तबकों में और भी जोरों के साथ पार्टी को और गठबंधन को समर्थन दिया है। अकेला प्रांत है उत्तर भारत में जहाँ आरक्षण का कोटा भी 50% की सीमा रेखा पार कर गया है और एक बार फिर नीतीश कुमार जी की जो सर्वश्रेष्ठता है वो स्थापित हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम 17 में से 16 लोकसभा सीट जीते थे और अब हम और आरजेडी मिलकर के हमारा मत प्रतिशत भी भाजपा से काफ़ी आगे है और जो चुनाव के दिन करीब आएंगे, जातिगत जनगणना के जो आफ्टर इफेक्ट हैं उनको कंसोलिडेट करने में हम कामयाब होंगे। सर, तो बिहार में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यही गठबंधन, हालांकि उसमें आरजेडी और जेडीयू बिहार के बाहर तो उस तरह से नहीं है, लेकिन यही विपक्षी, अगर हम विपक्षी गठबंधन की बात करें तो वो देश के बाकी जगहों पर उस तरीके से अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर? जब तक आर्थिक सामाजिक सवालों पर प्रतिबद्धता प्रखर नहीं होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो बेहतरीन नतीजे निकलने में दिक्कत आएगी। आपको लगता है सर? आइए सीधे मैं आपको प्रेम शुक्ला जी के पास लिए चलता हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना केसी त्यागी जी को, वो कह रहे हैं नीतीश का चेहरा सबसे चमकीला। नीतीश जी के प्रवक्ता हैं तो उनको उनके चेहरे में चमक दिखने का अधिकार है। कम से कम जो है वो मीडिया को दलाल औलाद जैसे शब्दों से नवाज नहीं रहे हैं, यही अच्छी बात है इसमें। हम भी मीडिया में कुछ दिन जो है काम करने का अवसर मुझे भी मिला है। इमरजेंसी के मामले में जो है कुलदीप नैयर जी ने कहा था मीडिया को जो है बैठने के लिए कहा गया तो रेंग रहे थे। आजकल मीडिया रेंग नहीं रहा है, इसलिए बहुत जो है कांग्रेस के प्रवक्ता दलाल कह रहे हैं, उनको नरेटिव बनाने वाला कह रहे हैं। अरे भाई, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में कांग्रेस को जीता हुआ दिखाया जा रहा था, तो क्या पैसा लेके आप लोग सर्वे कर रहे थे क्या? आलोक शर्मा ये कहना चाह रहे हैं कि सारे सर्वे जो है पैसा लेके होता, सब चीजें पैसे से ही चलती हैं? गजब है भाई, खूब है कि मीडिया को आओ और मीडिया पे ही गरियाओ। अच्छी आदत है ये कि मीडिया हमारी नहीं सुनो तो गरियाओ उसको। भाई आपने अभी जो है बिहार का एक जो है जनता को दिखाया, बिहार के लोग एक वर्ग कह रहा है कि भाई वहां भाजपा नहीं आएगी, तो इसका मतलब थोड़े है कि वहां पेड़ लोग वहां खड़े थे। या छत्तीसगढ़ में जो है वो कह रहे कि मोदी जी आएंगे तो वहां कोई पेड़ लोग खड़े थे। जहां जिसका जो भाव है वो आप दिखा रहे हैं। अब उससे मुझे जो सीखना होगा मैं सीखूंगा, जो खारिज करना होगा खारिज कर दूंगा। आपको गरिया कर मुझे क्या उपलब्ध होगा, ये मेरी समझ से परे है। दिबांग कुछ कहना चाह रही थी पे आप? हाँ। प्रेम शुक्ला जी, ये जो आप लाइन बता रहे हैं ये कुलदीप नैयर की नहीं है, ये आपके नेता आडवाणी जी की लाइन है। मीडिया के बारे में इमरजेंसी में कुलदीप नैयर की पुस्तक में मेंशन है, आडवाणी जी की लाइन है, मैं स्वीकारता हूं। नहीं, मैं स्वीकारता हूं, कुलदीप नैयर जी की पुस्तक में मेंशन है, आडवाणी जी की लाइन है। प्रेम शुक्ला जी, ये जो पूर्वी भारत की बात हो रही है, तो इसमें एनडीए के खाते में 42% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन के खाते में 38% और अदर्स के खाते में 20%, यानी लगभग 50 से 60 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर जा रही हैं और एनडीए के खाते में 80 से 90, यानी अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि ये तो वो पूरे इलाके हैं जहां पर आप बहुत मजबूत हुआ करते थे। देखिए अंतर बढ़ता जाएगा, हमें पूरा विश्वास है कि अभी चुनाव आने दीजिए, प्रत्याशियों की घोषणा होने दीजिए, हमारा प्रचार प्रारंभ होने दीजिए, हमारे स्टार प्रचारक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रैलियां होने दीजिए। अपने आप देखेंगे कि जैसे जो है सर्वेक्षण बता रहे थे कि मध्य प्रदेश हार रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता उतरे, मोदी जी उतरे, हमारे जो है संकल्प को पत्र लोगों के सामने देखा, हम पर विश्वास किया, हमको जिताया। यही राजस्थान में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में तो किसी भी सर्वेक्षण में ऐसा नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां किसी भी स्थिति में चुनाव जीत सकती है।
हम लोग को विश्वास था कि हम 50 से अधिक सीटें जीतेंगे। हम कहते थे, हमारी बातों का जो है, हमारे पत्रकार मित्र, जो करीबी पत्रकार मित्र थे, वो भी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन जनता को विश्वास था। तो हमें जनता को जनार्दन मानकर जनता की सेवा में समर्पित होकर अपनी बातों तो आपने जो बात कही प्रेम शुक्ला जी, वहीं से मैं सवाल पूछ लेता हूं आलोक शर्मा जी से। आलोक शर्मा जी, आपने सुना प्रेम जी फिर कह रहे हैं उसी बात को कि हमारे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जब उतरेंगे चुनाव में, तो बार बार वो कह रहे हैं कि उनके स्टार प्रचारक वही हैं, मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, तो मोदी जी का जिक्र तो होगा ना। तो आपके भी इसी तरीके से स्टार प्रचारक होने चाहिए। देखिए, मुझे लगता है स्टार प्रचारक है वो बिल्कुल प्रधानमंत्री की भूमिका से हटकर वो पूरी तरह से प्रचार मंत्री की बात का काम करते हैं। बीजेपी के लिए पूरा देश देखता है, चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, मोदी जी अपना चल देते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आप मोदी जी को आगे दिखाएं, मुझे आपत्ति नहीं, आप किसी को हराएं, आपत्ति नहीं, लेकिन अभी बिहार में दिखाया कि 66% लोग बिहार में मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और फिर आप ही का जो आंकड़ा है वो ये दिखाता है कि बिहार में हमारे गठबंधन को पूरी तरह से सीटें मिल रही हैं। तो ये जो तारतम्यता नहीं है, मुझे इस पर आपत्ति है। देखिए, सुनिए मेरी आप सवाल गलत लेकर आधार बनाकर अगर पब्लिक की ओपिनियन को आप बदलने का प्रयास करेंगे तो उस पर मैं आपत्ति करूंगा। नहीं, आप आपत्ति करिए मोदी जी के ऊपर। हाँ, बिल्कुल आपत्ति करिए सर, लेकिन ओपिनियन को बदलने का प्रयास नहीं है, ये सर्वे होता रहता है। अब मेरी बात पूरी सुन लीजिए। सुनिए ना भाई, सुनिए ना, मैं बताता हूं। सर्वे में हरियाणा का चुनाव था पिछला, और अखिलेश आनंद जी बाई चांस मैं और आप ही थे। 90 में से 83 सीटें दिखाई थी आप लोगों ने, और चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले की बात है ये, और आई 40, और 40 में से 10 सीटें ऐसी थी जो हमें 1000 वोट से कम से हारे। तो कहीं ना कहीं वोटर पर इस तरह का जब प्रभाव पड़ता है तो मुझे आपत्ति है। अच्छा, चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप स्वतंत्र हैं रखने के लिए, बोलिए। कोई आपत्ति नहीं है, वापस आता हूं, वापस आता हूं। छोटा सा, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए होंगे, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 450 में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया। हालत यह है कि वहां पर कहा गया कि 3100 रुपए में धान की खरीद एमएसपी 3100 में होगी। किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि सवाल पूछ लें कि वहां पर 2185 रुपए में धान क्यों बिक रहा है। फिर मोदी जी तो गारंटी देकर आए थे। आप ही ने एक प्रोग्राम किया था कॉन्क्लेव, अभी मोदी जी के बड़े बड़े फोटो लगाकर मोदी की गारंटी। एक अब शो और कीजिए कि कौन कौन सी गारंटी पर अमल हुआ इन राज्यों में और कौन कौन सी गारंटी देखा करिए चैनल, आपको पता चल जाएगा सवाल पूछे जाते हैं कि नहीं। आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, आप दरअसल किसी, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आप आज इस तरह की भाषा में क्यों मुझसे बात कर रहे हैं। हम लोग कमेंट्री नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं आप रनिंग कमेंट्री। आप चैनल देखिए, पूरी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि सवाल पूछे जाते हैं और हर जरूरी सवाल पूछे जाते हैं। मैं खुद भी कॉन्क्लेव में जाता हूं, मैं खुद भी सवाल पूछता हूं, दिमाग भी होते हैं, हम लोग हर सवाल पूछते हैं। अब इसमें कोई विचलित हो जाए तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि इसमें आक्रोशित हो जाए, गारंटी मोदी जी देकर आए थे, कौन कौन सी पूरी। विनोद अग्निहोत्री जी आइए बहस में। ठीक है, आपकी बात हो गई, चलिए। आलोक जी, आप जो बता रहे हैं कि ये वादे पूरे नहीं हुए, तो 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। अरे सुनिए, 1 मिनट, 2 करोड़ नहीं, आप उसको 10 करोड़ कहिए ना, 10 साल 20 करोड़ कहिए ना, 10 साल में 2 करोड़ क्यों कह रहे हैं, अगर आपको कहना ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मुद्दे आपके पास हैं तो आपके पास मौका है लोकसभा चुनाव में इनको ले जाके आप जनता के बीच जो है धारा बदल दीजिए। ये तो बजाय यहां उसको करने के, ये तो कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है कि अगर इस तरह की बातें हम नहीं उठा पा रहे हैं, जनता के बीच नहीं ले जा पा रहे हैं कि भाई, और मोदी जी की गारंटी को बीजेपी ले जा पा रही है। तो ये देखिए, इसमें मीडिया से ज्यादा आपकी संगठनात्मक कमियां हैं। इस पर इंट्रोस्पेक्शन करिए, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अभी आपने कहा कि हरियाणा में 83 सीटें दिखा रहे हैं, मेरी पार्टी की कमी है, मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूं। तो मुझे लगता है कि मीडिया पर गुस्सा होने की बजाय बेहतर रहे अपनी पार्टी के कील कांटे दुरुस्त करने कमजोरी को मानने को प्रदीप जी, मैं आपके पास आता हूं, तैयार हूं, आप अपनी बात पूरी करिए। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, एक मिनट सुनिए आलोक जी, सुन लीजिए, आप ही के लिए बोल रहा हूं आलोक जी, चर्चा होगी एबीपी न्यूज पर, आप ही के लिए बोल रहा हूं। देखिए, ओपिनियन पोल जो लाल डायरी ने भारत में हरवा दिया सर आपको, फिर कह रहे हैं उस पर चर्चा कर लें। अखिलेश, भारत में जो ओपिनियन पोल हैं जो शुरू हुए, उनमें प्रणोय रॉय साहब का मैं फिर कह रहा हूं ना, कहां है लाल डायरी? और उसमें जो मैंने उनसे पूछा कि हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि लाल डायरी में किस किस के नाम है, मीडिया मुद्दा उठाए जी। अब ओपिनियन पोल जी बहुत गुस्से में आज। हाँ, दिबांग अपनी बात रखिए जी। ओपिनियन पोल के बारे में मैंने उनसे पूछा डॉक्टर प्रणोय रॉय से कि क्या ओपिनियन मीडिया जो है मोदी नामा पढ़ता है जब सोचता ही नहीं है भविष्य क्या। अरे भाई, मुद्दे पे आइए ना, आप मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे आलोक शर्मा जी, क्या हो गया आज आपको?
मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप इतने आक्रोशित क्यों हैं, जबकि मैं आपको बता रहा हूं जो सुन लीजिए, आपके मतलब की बात है ये, आपको ये मदद देगा, सुन लीजिए, आपको मदद देगा जो मैं बोल रहा हूं। 70,000 करोड़ के घोटाले के ऊपर कांग्रेस को बदनाम किया, मीडिया ने बदनाम। अरे हो गया चुनाव, अब आप सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूं, सब लोग बरी हो गए। ठीक है, आप ठीक है, हो गया, अपनी बात अब रखिए, आप बिल्कुल आजाद है, जो मर्जी आए कहिए आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ओपिनियन पोल्स हैं उनके बारे में जो ये बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ये पढ़ें थोड़ा जाकर। दो चीज होती है ओपिनियन पोल से, दो तरह की बातें होती हैं, ये पढ़ लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, इस पर प्रोफेसर साहब का लेक्चर भी है, वो भी सुन लीजिए। ओपिनियन पोल से दो चीजें होती हैं, एक होता है बैंड वैगन इफेक्ट, पढ़ लीजिए इसका मतलब क्या है, दूसरा होता है अंडरडॉग इफेक्ट। एक ही ओपिनियन पोल से आपके जो फॉलोअर्स हैं ये दोनों में से किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। दुनिया भर में कहीं ये एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है कि ओपिनियन पोल जो है वो लोगों पर असर डालते हैं। अगर आप ये देख लीजिए, आप जवाब दीजिए क्या हुआ छत्तीसगढ़ में। ओपिनियन पोल दर ओपिनियन पोल, और वो जिनको आप बोलते हैं कि साहब ये बड़े कलर्ड मीडिया है, वो तक मान रहे थे कि वहां पर कांग्रेस की जीत होगी। क्या हुआ, आपकी तो वहां पर हवा चल रही थी, आप तो अच्छी तरह से जीतने वाले थे। तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई मत कीजिए चीजों को, और इतना गुस्सा ठीक नहीं है। लोग देख रहे हैं, लोग इतने गुस्से वालों को नहीं मानते हैं। अच्छा, और आप मेरी बात को भी, आप मुझे बात पूरी करने दीजिए, आप मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है, जब अपना चैनल होगा तो एंकर बनेगा, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ये कि आप इतने गुस्से में बात करें, आपकी बात भी नहीं समझ आती। आप गीता में पढ़िए, गुस्से से आप जो बोलते हैं भाषा, वो आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल भी नहीं पाते हैं। इससे बचिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं। मैं आपको कोई एडवाइस देने वाला नहीं हूं, पर ये सही नहीं है। ठीक है, आलोक जी जवाब दे लीजिए, फिर प्रदीप जी के पास मुझे जाना है, काफी देर हो गई। हाँ बोलिए। दिबांग, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, मैंने पहला सेंटेंस कहा आप हरा सकते हैं, आप जिता सकते हैं, मुझे सवाल पर आपत्ति। और ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अगर वास्तविकता में नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के धरातल पर सब दिखाए जाएं, चाहे मुझे हराया जाए चाहे बीजेपी को हराया जाए, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की क्या हालत है दिबांग भाई, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मैं उससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। हो गया, आपकी बात पूरी हो गई आलोक जी, कोई मन में कसक तो नहीं, अब आगे बढ़ूं मैं? चलो बढ़ो। नहीं, मेरे से थोड़ी ना पूछना, आप एंकर हैं, मैं एंकर थोड़ी ना। प्रदीप जी चलिए अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। मीडिया पे आज बहुत लंबी चौड़ी बहस कर ली आलोक शर्मा जी ने, नाराज भी हो गए थे। बहरहाल अगर ये रुझान नजर आ रहा है, रायशुमारी पे मैं आ रहा हूं, वापस लौट रहा हूं, पूर्वी भारत की मैं बात कर रहा था इस सेगमेंट में। एनडीए 42% के साथ 80 से 90 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 38% वोट के साथ 50 से 60 सीटें। इसका मतलब क्या निकाला जाए, खासतौर पर इन राज्यों में, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, यहां तो महागठबंधन का ही एक तरीके से दबदबा है। नहीं, देखिए 2019 से और आज की परिस्थिति की तुलना कीजिए तो जो परिवर्तन आया है, पूर्वी भारत की ही बात कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा परिवर्तन बिहार में आया। बिहार में एनडीए टूट गया है, जेडीयू एनडीए से निकलकर महागठबंधन के साथ चला गया है। उसका नुकसान एनडीए को बड़ी मात्रा में हो रहा है, ये साफ साफ आपका ओपिनियन पोल बता रहा है, उसकी ओर इशारा कर रहा है। अब चुनाव में कितना और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा या नुकसान कम हो जाएगा, वो तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन अभी जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उससे पता चल रहा है कि एनडीए को नुकसान हो रहा है इस गठबंधन के टूटने के कारण। एक छोटा सा कमेंट 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या आने वाले दिनों में चुनाव में इस सच्चाई को झुठलाया जा सकता है कि एक चेहरे के तौर पर मोदी जी रहेंगे चुनाव में, लोकसभा में? नहीं, हमेशा से रहा है चेहरे का महत्व। नेहरू जी थे तब भी। अगर आपके पास समय हो तो एक छोटी सी घटना बता दूं। 1956 की बात है, जो जीप घोटाला हुआ था उसकी रिपोर्ट आई, जांच की रिपोर्ट, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गोविंद वल्लभ पंत ने, जो उस समय गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आई है, माना है कि घोटाला हुआ है, आगे जांच कराने को कहा है, लेकिन हम नहीं कराएंगे, विपक्ष चाहे तो इसे मुद्दा बना ले। लोगों ने पूछा आपने ये बात क्यों कही? उन्होंने कहा ये देश वही बात मानेगा जो नेहरू जी कहेंगे।